बरसों से पड़ी आग जो सुगबुगाती है, सोने का ताज पहनकर मिट्टी ठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी मैंने जो आपसे पंक्ति कही वो द्वितीय राष्ट्र कवि महाकवि दिनकर जी की है। और आज मैं द्वितीय राष्ट्र कवि महाकवि दिनकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनको इस माध्यम से, इस मंच से कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि सूर्य के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि समय का सूर्य होना चाहता हूं, विवाह का तूर्य होना चाहता हूं, रश्मि रथी में कहा था। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 1908 को जन्मे थे ये। बेगूसराय बिहार में जन्मे। सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक कवि दिनकर जी बचपन से ही बड़े प्रभावशाली और होनहार व्यक्तित्व रहे थे। तो क्या था कि शुरू में मैं आज दोस्तों इनके जीवन परिचय के बारे में ही बताऊंगा, ज़्यादा साहित्यिक परिचय न बता करके आपको सिर्फ इनका जीवन परिचय ही बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पढ़ने में होशियार थे, होनहार थे। तो इनके पिताजी के पास में इतनी कमाई नहीं थी कि ये थे, इनके दोनों भाई थे। तो इनका जो बड़ा भाई था, उन्होंने इनके पिताजी से कह दिया कि पिताजी, मेरे को न पढ़ा करके इसी को पढ़ाइए आप। उनको इनमें प्रतिभा दिखी तो उन्होंने ऐसा कहा कि इनको न पढ़ा, आप मेरे को मत पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। तो दोस्तों, इनके बड़े भाई ने इनके लिए कुर्बानी दे दी और उनकी कुर्बानी जाया नहीं गई। आगे चल के वो बहुत पढ़े लिखे, वेदों का ज्ञान किया वगैरह, संस्कृत में सब पढ़े लिए हैं। आपने इनका एक निबंध नहीं पढ़ा, संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 में। जी हाँ दोस्तों, इनकी माता का नाम मनरूपा देवी था। मनरूपा देवी, पिताजी का नाम श्री रवि सिंह। और इसी के आधार पर ये खुद को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि मैं सूर्य की तरह जगमगाना चाहता हूँ, समय के हिसाब से अपने कार्यकाल में। बिल्कुल मैं जो अज्ञानता हो रही है, असमानता हो रही है, आदि अत्याचार आदि आदि जिनका जो अंधेरा फैला हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास इन्होंने भरकस प्रयास किया है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति में हो, चाहे आम जीवन में हो। एक पहले ऐसे कवि माने जाते हैं जो राजनीति में होते हुए राजनीति की बुराई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कवि आपने सुना ही नहीं होगा शायद ऐसा कोई कवि है जो राजनीति में था फिर भी राजनीति की बुराई करता है। राजनीति में थे, एक कवि और थे, लेकिन उन्होंने राजनीति की बुराई करी है या नहीं करी है मैं चर्चा नहीं कराऊंगा, लेकिन इन्होंने राजनीति की कई जगह बुराई करी है। अभी मैंने आपसे जो लाइन कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उन्होंने लोकतंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया। उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी टीस थी कि लोकतंत्र के प्रति हमारे यहाँ पर हनन होता जा रहा है। उनका कहने का मतलब यही था। ज़्यादातर जो भी लोकतंत्र से हटकर बातें होती थी उन पर वो ध्यान देते थे, चाहे संस्कृति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे कहीं भी हो। जहाँ पर अन्याय होता था वहाँ पर वो रहते थे। चाहे रश्मि रथी में कर्ण के परिचय के रूप में आप मान लीजिए, कर्ण का परिचय इन्होंने कैसे दिया था आपको पता है ना, कि सीधी नाव पर रहता पलड़ा भारी, जिसकी माता सती कुंती कुंवारी। यानी कि ऐसे बालक को परिचय की क्या आवश्यकता है जिसकी माता ही सती है, कुंती है। तो दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृति और सामाजिक चेतना के साथ साथ में राजनीति को पैनी धार से देखा है। इसीलिए इनको क्या है कि अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर तो इनका उपनाम है ही है, समय का सूर्य इनको कहा जाता है। इन्होंने खुद ने ही कहा है कि समय का सूर्य हूं मैं। इनका एक काव्य ग्रंथ है कि उर्वशी, पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। द्वितीय राष्ट्र कवि इनको कहते ही हैं सभी। राष्ट्र कवि कई बातों को लेकर भी कहे जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में इनको घोषित किया हुआ है, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहते हैं। तो
इनके बारे में विद्वानों ने भी अपने हिसाब से, मतलब समकालीन विद्वानों ने कहे हैं कि समकालीन विद्वान जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी थे। मैथिली शरण गुप्त आपको पता ही है कि प्रथम राष्ट्रकवि थे। उन्होंने क्या कहा है सीधा कि दिनकर के सामने मैं महज एक डिप्टी कवि हूँ। डिप्टी का मतलब समझते हैं आप, एक उपसर्ग होता है हिंदी में डिप्टी यानी छोटा। प्रथम राष्ट्रकवि ने भी इनको इनसे बड़ा माना है, अग्नि संभव कवि माना है, किसी ने राग और आग का कवि माना है, महादेव जी ने राग और आग का कवि कहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इनको कहा है कि युग का ज्वालमाल, सामाजिक चेतना का कवि कहा है, अनल का कवि कहा है द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने। किसी ने क्या कहा है, इनकी रचनाओं के बारे में अलग अलग भी मत हैं, लेकिन फिलहाल में पहले इन्हीं के मत देख लेते हैं। तो इनका जन्म तो हुआ था 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय बिहार में, और मरे थे दोस्तों ये 24 अप्रैल 1974 मद्रास तमिलनाडु में मरे थे। इंडिया में ही मरे, इंडिया में जिए, इंडिया में के लिए ही काम किया। तकरीबन 65 साल के तकरीबन इनकी उम्र थी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हम कवि की बात कर रहे हैं। इनको उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी मैं भी बात कर रहा था आपसे। जी हाँ दोस्तों, तो इनकी पहली रचना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इनका साहित्यिक परिचय नहीं देकर के सिर्फ इनका जीवन परिचय दूंगा। इनकी पहली रचना बारदौली विजय, जो 1928 में। दूसरी रचना इनकी जो थी वो प्रणभंग थी, प्रणय भंग या प्रणभंग, 1929 में। ये इनकी पहली रचना भी मानी जाती है। लेकिन इनका भी एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी जीवित व्यक्ति पर इन्होंने कविता नहीं लिखी थी, और इन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि किसी जीवित व्यक्ति पर अगर मैंने कविता लिखी है तो एक ही व्यक्ति पर लिखी है, जयप्रकाश नारायण जी पर, जो उस समय पर जेल से छूट के आए थे और विद्यार्थियों का वो क्या कर रहे थे, नेतृत्व। विद्यार्थी लोग उन्हीं के साथ में थे, और विद्यार्थी जो इनके साथ में ही थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इनको क्या कहा है कि युग की ज्वालमाल। जी हाँ दोस्तों, युग की ज्वालमाल इनको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है। और तो विद्वानों के इनके बारे में क्या मत है पहले ये जान लेते हैं। इनके जीवन परिचय से संबंधित ही बातें हैं ये भी, तो इनमें क्या है, साहित्यिक बातें भी आ जाएगी, जीवन परिचय से भी आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों हुंकार को वैतालिकी का जागरण कहा है। कवियों ने हुंकार जो रचना है इनकी, वो एक वीर रसपूर्ण रचना है, उसको वैतालिकी का जागरण कहा है। और जो इनकी उर्वशी है, उर्वशी रचना ऐसी है जिसमें गीत, प्रेम सब कुछ है, वियोग भी है, तो उसमें भी काफी है, तो उसको महाकाव्य और नीति काव्य कहा है। नीति काव्य इसलिए कहा है कि उसमें बार बार में जगह जगह पर नीति से संबंधित बातें आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने क्या है कि साहित्यिक परिचय के रूप में मैं इनको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में लिखा है, इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में लिखा है, इन्होंने जो है साहित्य के लिए भी साहित्य लिखा है, इन्होंने राजनीति के लिए साहित्य लिखा है, सामाजिक चेतना के लिए इन्होंने साहित्य लिखा है। आदि आदि जो ऐसे विषय हैं जिनको कवि को काम करना चाहिए, वो सभी विषयों पर इन्होंने काम किया है। चाहे आप संसद और सड़क मान लीजिए, ये जो मैंने आपसे कविता कही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, संसद और सड़क कविता से है, जो कि हुंकार में संकलित है। और इन्होंने क्या कहा है कि इन लोगों ने इनके बारे में अनेक मत दिए हैं, लेकिन पहले तो इनका खुद का मत भी जान लेते हैं। इनकी कुछ जो है अपनी भी तो पंक्तियां हैं, जैसे कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं समय का सूर्य हूँ, यानी कि मैं प्रकाश मिटा रहा हूँ, मैं मिटाता रहूँगा। उन्होंने पहले आवाहन किया था, पहले घोषणा करी कि
समय का सूर्य होना चाहता हूँ, विवाह का तूर्य होना चाहता हूँ, किसके माध्यम से? रश्मि रथी। इनका प्रमुख पात्र और सबसे अच्छा पात्र जो इन्होंने चूज किया था, जो इनको प्रिय था, वो था महाभारत में कर्ण। भगवान श्री कृष्ण भी इनसे इतने प्रिय नहीं थे जितने इनको कर्ण थे। और अगर देखा जाए कि हम धार्मिक क्षेत्र में इनके पात्र की बात करें या फिर थोड़ा वैदिक काल में, उससे पहले मतलब महाभारत काल से पहले, तो परशुराम जी थे जिनसे ये बहुत प्रभावित थे। कर्ण के चरित्र से, परशुराम के चरित्र से भी। तो परशुराम प्रतीक्षा इन्होंने लिखी है, उसमें भी वीर रस से बहुत ओतप्रोत रचना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि होश करो दिल्ली के देवो, सब दीनता यह नीम ही चलने वाली है। एक इन्होंने ये भी कहा है। दूसरी कहा है कि जन्मभूमि भावों की आशा से युग धर्म पुकार उन्हें सिंह के अंधे गुफा से। और इन्होंने कहा है कि मैं तेजों का तेज, देखिए खुद ने इन्होंने अपने आप का परिचय दे दिया कई जगह पे, मैं तेजों का तेज युगों की मूक मौन हूं। इन्होंने खुद ने कहा है कि प्रेम भी मुझसे हो सकता है, मैं प्रेम में भी लिखूंगा, मैं युग में भी लिखूंगा, सब में लिखूंगा। तो इन्होंने कहा है कि मैं निस्तेजों का तेज युग की मूक मौन वाली हूं, दिलवाले शागिर्दों की धूमिल जवानी हूं। यानी कि इन्होंने कहा है कि मैं जवानी भी हूं लोगों की, अगर मुझे पढ़ेंगे नहीं। मतलब इन्हें कविता की विशेषता बताई है, अपने काव्य की विशेषता इन्होंने बताई है दोस्तों। इन्होंने अपनी विशेषता नहीं, अपने काव्य की विशेषता बताई है इसके माध्यम से, ये समझ लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, तो इनके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि मेरी ज्योतिर्मय शिखा अरुण है। यानी कि मैं वो पेड़ हूं जिसकी डाल ज्योतिर्मय है, अरुण यानी कि सूर्य से ज्योति आती है मेरी डाल पर, ऐसा मैं पेड़ हूं। और एक आपको बता ही दिया मैंने, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कर्ण के भी कई डायलॉग है। दृग हूं तो दृश्यखांड देख, ये श्री कृष्ण का डायलॉग भी उन्होंने कहा है। कि एक डायलॉग उनका बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब जो डायलॉग से मेरा सेंस है कि जो उनके कथन है, उनके गद्य से कोई कथन खास फेमस नहीं है, बस पद से भी ज्यादातर है ये। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदावन से पूछ घनश्याम कहाँ। और भी कई रचनाओं से है, परशुराम की प्रतीक्षा से भी इनके मूल बातें ली जाती है, और भी कई से। तो इनका थोड़ा साहित्यिक परिचय भी हम जान ले तो अच्छा रहे। तो इनकी भाषा शैली जो है काव्य के हिसाब से आती है। चाहे आप अगर उर्वशी लेंगे तो उसमें भी समय समय पर गम के हिसाब से, गम की भाषा, रस उसी में उड़ेल देते हैं, उसी हिसाब से शब्दों का भी चयन करते हैं। ये शब्दों का भी चयन करते हैं। जैसे अगर आप रश्मि रथी सुनेंगे, उसमें वीर रस से ओतप्रोत रचना है और भयानक रस भी बताया गया है। तो क्या आपने देखा है ना कि डगमग डगज दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, गुस्सा भी आ गया। दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, पूरा ब्रह्मांड देख, मैं जब भी मूंझता हूँ लोचन दृष्टि छा जाती है चारों ओर, मरण वगैरह वगैरह बहुत कहा है उन्होंने। विभत्स रस के हिसाब से विभत्स के शब्द चुन लेते हैं। और वीर रस में भी आप देखोगे, क्रोध में अगर उन्होंने कहा है क्या है, पार्थ कहाँ है, पार्थ कहाँ, मैं मटा दूंगा, ये वगैरह जो भी है कर्ण के संबंध में इन्होंने कहा है। कर्ण और अर्जुन का जब सामना बताते हैं, ये तो बहुत ही बातें इनकी आती है। इसीलिए, और दुख का प्रतीक में आप कहोगे, हाय कर्ण तू क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो दानी ही क्यों हुआ, और तू हुआ तो राजकुल में आके ही क्यों हुआ। ऐसे कुछ बातें आती है जब कर्ण अपने आप पे अफसोस करता है उसकी माँ को देख करके। तो इनकी क्या है कि आलोचनात्मक रचना मान लीजिए आप, चाहे इनकी ये निबंधात्मक रचना मान सकते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले तो संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख निबंधों में आता है। और काव्य की भूमिका इनकी आलोचनात्मक कृति है 1957 में। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। और
एक इनकी है शुद्ध कविता की खोज 1966 में। कहने का मतलब शुद्ध कविता की खोज भी मतलब एक्चुअल में कविता में होना क्या चाहिए, कविता में है क्या है, उसी के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, और इनकी मुख्य रचनाएं जो हम एक बार देख लें तो ठीक रहेगा। इनके खंड काव्य, महाकाव्य, ये तो इनके उसके हिसाब से बांट सकते हैं, लेकिन इनकी शैली के हिसाब से भी है। सांस्कृतिक काव्य, चेतना प्रदान काव्य, सामाजिक काव्य, सांस्कृतिक और पौराणिक काव्य वगैरह वगैरह, इनके काव्य ही ज़्यादा है और इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। फिलहाल मैं इनके जीवन परिचय के बारे में ही बता रहा था। तो जीवन परिचय में हम चलते चलते ये देख लेते हैं कि ये राजनीति में भी गए थे क्या। इन्होंने संसद के मनोनीत सदस्य के रूप में काम किया था। दो ही कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसद के मनोनीत सदस्य के रूप में काम किया था, एक रमनेश त्रिपाठी जी और एक द्वितीय राष्ट्र कवि महाकवि जो हम बात कर रहे हैं इनकी, दिनकर जी। तो ये उस टाइम पे थे जब नेहरू जी थे। तो लोग बाग कहते थे कि नेहरू जी की आप इतनी बुराइयां करते हैं और फिर भी आप राजनीति में हैं। और आजकल लोग बाग ये कहते हैं कि इतनी राजनीति की बुराइयां करते हैं कि राजनीति से इनका कोई सरोकार ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति में ये थे, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब है राज्य की नीति, या राजनीति का मतलब है जनता की नीति का काम करते थे। वो लोकतंत्र के प्रति काम करते थे। जहां उनको गलती दिखी वहां वो बता देते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार की घटना है, इस पे आप गौर करिएगा। नेहरू जी कहीं जलसे में गए हुए थे। जलसा क्या था दोस्तों, एक एक्चुअल में राष्ट्रीय महाकवि सम्मेलन था लाल किले पर, और वो सरकार की तरफ से आयोजित था। उसमें राष्ट्रकवि होने के नाते महाकवि को आवेदन मिला था। तो ये गए हुए थे। पहले ये बैठे थे मंच पर, जब आए थे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब चढ़ रहे थे तो स्टेज पर चढ़ते समय स्टेज लगाने वालों की गलती से या किसी कारण से उनका पैर थोड़ा नीचे चला गया और वो गिरने को हुए, तो इन्होंने सहारा दे दिया दिनकर जी ने। तो वहाँ से वो धन्यवाद कह करके और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा बाद में जाकर कि दिनकर जी आपने मेरे को बचा लिया, अन्यथा आज मैं गिर जाता। तो जो उन्होंने लाइन कही है वो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कही है कि राजनीति जब भी लड़खड़ाती है, इस देश की राजनीति जब भी लड़खड़ाती है, उसको साहित्य ही सहारा देता है। और वो बात आज भी है और पहले भी थी। राजनीति जब भी लड़खड़ाई है उसको साहित्य ने ही सहारा दिया है। इसीलिए इन्होंने राजनीति पे ही बहुत कुछ लिखा है दोस्तों। और हर चीज में राजनीति का कहीं ना कहीं अहम हिस्सा आता है। चाहे आप रश्मि रथी देख लो, चाहे आप परशुराम की प्रतीक्षा देख लो, चाहे आप और कुरुक्षेत्र देखोगे, सामधेनी देखोगे, और भी कई रचनाएं देखोगे, तो उसमें राजनीति आते ही इनका ऐसा विरोध शुरू हो जाता है कि राजनीति एक्चुअल में राजनीति है ही नहीं है, लोकतंत्र की मांग करते हैं हमेशा। जो रश्मि रथी लिखी है इन्होंने दोस्तों, वो इनके मन का अंतर्द्वंद था। करण का जो इन्होंने अंतर्द्वंद व्यक्त किया है वो मन का अंतर्द्वंद था कि आजकल एक्चुअल में राजनीति हो ये रही है कि शोषित वर्ग, दलित वर्ग जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती दलित कहा जा रहा है। दलित का मतलब ही नहीं है कोई, जब हमें लोकतंत्र मिला हुआ है। तो दलित वो लोग होते हैं जो पिछड़े होते हैं, पिछड़े की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें लोकतंत्र में समानता मिली हुई है। तो उनके जज्बातों की बात करेंगे, उससे पहले हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे, बारदौली विजय इनकी पहली रचना है। तो बारदौली विजय के बाद में हुंकार, रेणुका जानते हैं आप, स्वर्ग की अप्सरा थी। रेणुका के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, कोयला और कवित्व, मूर्ति, तिलक, रश्मि रथी और रश्मिलोक दोनों ही इनकी है दोस्तों, रश्मिलोक और रश्मि रथी। एक इनकी बहुत फेमस रचना है, हारे को हरि नाम पुकारे, ऐसी कविता है उसमें, और हारे को हरि नाम काव्य रचना है उसी में। उर्वशी आप जानते ही है। धूप और धुआं इनकी एक मुख्य रचना है। सामदेनी इनकी रचना है। इतिहास के आंसू, इन्होंने इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो है इतिहास में दोस्तों। इसीलिए इन्होंने इतिहास के नाम से इतिहास और इतिहास के आंसू लिखा है। रसवंती इनकी एक रचना है। द्वंद्व गीत
द्वंद्व गीत भी इनकी एक गीत रचना है, जिसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने अपने मन के विचारों को एक गीत के माध्यम से उकेरा है। मिर्च का मजा है इनकी रचना का नाम। एक रचना का नाम है नए सुभाषित भी एक रचना का नाम है। नीम के पत्ते दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली भी एक राजनीति से ओतप्रोत रचना है। जो इनका क्या है, राजनीति से संबंधित जो रचनाएं हैं उनमें एक उपदेशात्मक भावना इनकी छुपी हुई रहती है। ये राजनीति को अंदर जाके देख चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति में इनकी अहम भूमिका थी। राजनीति के माध्यम से इन्होंने बिल्कुल बातें कही है कि राजनीति में एक्चुअल में होना क्या चाहिए और है क्या, दोनों बातें बताई है उन्होंने। सूरज का काव्य भी इनकी एक रचना है। प्रभंग भी रचना है। आत्मा की आंखें, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है इनकी। और सीपी और शंख, ये भी मुख्य रचना है। मुख्यतः रचना यही थी। नीम के पत्ते, कवि श्री, सामधेनी वगैरह, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रसवंती, रश्मिलोक, मूर्ति तिलक आदि। लेकिन इनकी जो मुख्य रचना है, अंतिम रचना मेरे हिसाब से नए सुभाषित होनी चाहिए। वैसे इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि लास्ट रचना इनकी कौन सी है। पुरस्कारों की बात करें तो मैंने आपको इनको बता ही दिया कि ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है और साहित्य अकादमी से सम्मानित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1972 में सम्मानित है और बाकी के दोनों पुरस्कार 1959 में है पुरस्कार। तो दोस्तों इनका चेतनावादी दृष्टिकोण था मुख्य रूप से, और ये छायावाद के काल के समय में गिने जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के कवि इनको कहा जाता है। आग अनरल के कवि कहा जाता है। इनको वीर रस के मुख्य रूप से जाना जाता है। चाहे परशुराम की प्रतीक्षा आप ले ले, चाहे रश्मि रथी में आप ले लीजिए, चाहे कुरुक्षेत्र में ले लीजिए, हुंकार में ले लीजिए। हुंकार में तो इनके मन में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कई बार कह दिया कि इतना गुस्सा फूकू कहाँ वगैरह वगैरह, ऐसी बातें इन्होंने कई बातें कही हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके स्टेटमेंट्स जो हैं, स्टेटमेंट्स मुख्य हैं। स्टेटमेंट्सों के माध्यम से कवि का जो है शैली, भाषा शैली, साहित्यिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक और उनका व्यक्तित्व, सभी चीज़ें निष्कर्ष में ली जा सकती है। तो इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स कहे हैं कि वो एक उद्देश्यपरक या फिर नीतिपरक माने जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ज़्यादातर श्री कृष्ण जी के माध्यम से रश्मि रथी में कहा है, या फिर कर्ण के माध्यम से एक आदमी की अंतर्भावना कही है। ये तू पूछ रवद से राम कहाँ, वृंदावन में घनश्याम कहाँ, ये भी एक मुख्य रूप से इनका अंतर्द्वंदात्मक रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था महाकवि दिनकर जी का सामान्य परिचय, इनका साहित्यिक परिचय लेकर के फिर कभी हाजिर होंगे। मिलते हैं आपसे फिर कभी। नमस्कार। एक बार पुनः महाकवि दिनकर जी को इस मंच के माध्यम से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद।